देश के लोग कंगाल और बीजेपी मारामार। देश कंगाल हो रहा है, इसलिए सेल बेल गेल रेल बेची जा रही है। लॉकडाउन के समय देश की आम जनता की हालत क्या है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, पंजाब से, तमिलनाडु से लोग पैदल पैदल बिहार और यूपी तक पहुंचे। देश की आम जनता, उसके लिए कोई साधन संसाधन नहीं है। लेकिन यही चीजें बीजेपी की रैली में जाने वाले लोगों के लिए कभी भी पैसों की और संसाधन की जरूरत नहीं। मतलब देश की आम जनता कंगाल और भाजपा का समर्थन करने वाले मारा। हास्य कवि संपत सरल की ये पंक्तियां, विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो उनका गुजरात मॉडल विकास का एक नमूना था। भाइयों बहनों, क्या कारण है का चारों तरफ जब भी विकास की चर्चा होती है तो गुजरात का जिक्र होता है। और इसी मॉडल को उन्होंने बुनाया और पूरे देश से वादा किया कि इस प्रकार से हम इस देश का विकास करेंगे। गुजरात की तरह ये पूरा देश जो है वो विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। साबरमती का किस प्रकार से विकास हुआ, इस देश की सभी नदियों का विकास इसी प्रकार का होगा। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली तो वह अपने एजेंडे के विकास में लग गए। और अपना एजेंडा क्या है? एजेंडा है, आरएसएस के संस्थापक गुरु गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं, यदि किसी को सत्ता में लंबे समय तक बने रहना है तो उस देश की अधिसंख्यक जनसंख्या को, अधिसंख्यक जनता को भुखमरी के स्तर तक कंगाल कर दिया जाए। और ये जो सोच है वो किस प्रकार से सही साबित होती भी नजर आ रही है। एक और यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि विकास भारत का नहीं, भाजपा का होना चाहिए। ये भारत कौन है और भाजपा कौन है? भारत जो आम जनता, भाजपा कौन? जो खास लोग। ये खास लोग हैं कौन? ये खास लोग वह हैं जिनका शिक्षा, सत्ता और संपदा पर हजारों सालों से अधिकार था। और आज ये नेक्सस दोबारा से काम करने लगा है आरएसएस, बीजेपी और कॉरपोरेट्स के रूप में। ये वही लोग हैं, ये वही वंशज हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश को इस षड्यंत्र में फंसा करके शिक्षा पर, सत्ता पर और संपदा पर नियंत्रण बनाए रखा और मनुष्य जाति को, इस देश की अधिकांश जनता को नियंत्रित करके और उनको बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचा दिया कि जहां पर वह अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। वह सिर्फ गुलाम थी, मानसिक रूप से गुलाम, यानी उन्हें कुछ करना ही नहीं था, जो उनको ऑर्डर मिलता था वही वह करते थे। अब इस पूरे एपिसोड को हम समझने के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले जब 2014 में जब आए थे तो वो किस मुद्दे पर आए थे? ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए, इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? काला धन वापस लाएंगे। स्विस बैंक से काला धन अगर वापस आ गया, जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। यहां पर काले धन के अगर हम पैटर्न को चेक करें तो स्विस बैंक के अंदर जो काला धन है वह 2006 में 5,200 करोड़ रुपए थे स्विस बैंक के अंदर। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की सरकार 2004 में चली गई। वह समय था जब किसको डर होगा कि अपने पैसों को स्विस बैंक में जमा करवाएं। उसके बाद 2019 तक ये पैटर्न ऐसा रहा कि जब पैसा जो है वह कम होता रहा स्विस बैंक में। 6,200 करोड़ रुपए लगभग स्विस बैंक में 2019 में थे। कोरोना संकट में जहां आम लोग पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं,
वहीं स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा तिगुना हो गया। सब तरफ से हाहाकार मचा हुआ था। उस समय इस देश के लोगों ने स्विस बैंक में लगभग 20,000 करोड़ रुपए जमा करवाए। यानी 2019 में जितना स्विस बैंक के अंदर इस देश का पैसा था, जिसे तथाकथित रूप से काला धन कहा जाता है, वह काला धन 2020 में बढ़कर के और कितना हो गया, लगभग 20,000 करोड़। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की तरफ से गुरुवार को जारी सालाना डेटा के मुताबिक साल 2020 के दौरान स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और संस्थानों में कंपनियों का जमा धन बढ़कर 2 अरब 55 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी करीब 20,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जो कि 283% ज्यादा था। ये पैटर्न दिखाता है कि काला धन आया नहीं, बल्कि हर देश के हर नागरिक को अगर 15 लाख रुपए मिलते जो पहले था उसे लाने पर, तो जाने पर स्थिति क्या होगी, 15 लाख तो मिले नहीं, लगभग 45 लाख रुपए के करीब हर व्यक्ति की जेब से निकल करके काला धन वहां पहुंच गया, अगर इनकी भाषा में बात करें तो ये कौन लोग हैं जो धन को वहां पहुंचा। इससे ये एक पैटर्न पता चलता है कि काला धन जिससे सत्ता हासिल की, लेकिन काला धन को लाने की दिलचस्पी इनको थी नहीं। काला धन आता तो इस देश के लोगों में बढ़ता, देश के संसाधनों में बढ़ता, लेकिन इनको उसमें बांटना नहीं था, न देश को ताकतवर बनाना था। नवंबर 2016 रात के 8 बजे मोदी जी टीवी पर आते हैं और कहते हैं 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जो लोग अपना अपना काम में बिजी थे और कोई कहां मौज मस्ती कर रहा था, कोई कहां गप्पे मार रहा था, कोई क्या कर रहा था, हड़कंप मच गया। और देखते ही देखते आने वाले 2-3 महीनों तक लोग सारा काम धाम छोड़ करके लाइनों में लगे। अब इससे हुआ क्या, उनका मकसद यह था कि देश का काला धन खत्म होगा, देश में जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगा, जो आतंकवाद यानी टेरर फंडिंग जिसे करते हैं वो खत्म हो जाएगी, माओवादियों को जो पैसा मिलता है वह खत्म हो जाएगा, नक्सलाइट्स की जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, इस देश के अंदर 500 और 1000 के नोटों के रूप में लगभग 86% जो करेंसी रनिंग में थी उसको बंद कर दिया गया। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा स्कीम जो है वह मॉनेटाइजेशन के रूप में यानी नोटबंदी के रूप में हुआ था। और नोटबंदी के समय जो करेंसी बंद कर दी गई थी, लगभग 1 साल बाद उस करेंसी का 99.3% वापस रिटर्न हो चुका। इसका मतलब यह हुआ कि काला धन था ही नहीं, जबकि एसबीआई और इस देश की जो अदर एजेंसीज थी वो ये मान के चल रही थी लगभग 30% काला धन है। तो ये काला धन गया कहां? अब इस पूरे पैटर्न को अगर हम चेक करें तो जो यहां के प्रभावशाली लोग थे उन्होंने इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को हैक किया उस टाइम और अपने अपने काले धन को सफेद करने में लग गए। काला धन सफेद हो गया और जो सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ तो उस समय पर बीजेपी से रिलेटेड जो बैंकिंग सिस्टम था उसमें सारा का सारा काला धन बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उधर ट्रांसफर हो। नुकसान किसका हुआ? देश का। नुकसान किसका हुआ? इस देश की आम जनता का। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए अनाप शनाप पैसे किसके पास पहुंचे? बीजेपी के पास। फिर एक और चीज, इस पूरी प्रक्रिया में लगभग जो खर्चा आया दोबारा से नोट छापने का और ये सारा कुछ लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा।
जो इस देश पर जबरदस्ती लाद दिया गया, जिसके कारण इस देश की जीडीपी जो है उसमें 3% की गिरावट आई और लगभग 3-4 साल तक ये देश उस गिरफ्त से उबर नहीं पाया। यहां पर देखें तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में मालामाल कौन हो रहा है? बीजेपी। कंगाल कौन हो रहा है? देश का आम आदमी। और यही कारण है कि कंगाल होता जा रहा है तो ओल्ड पेंशन सिस्टम बंद कर दी जा रही है, कंगाल होता जा रहा है, देश कंगाल हो रहा है, इसलिए सेल वेल गेल रेल बेची जा रही है। लेकिन मालामाल कौन हो रहा है? बीजेपी। वो ताकतवर हो रही है। कैसे ताकतवर हो रही है? जो पैसा देश के पास जाकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था, वो बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। अब यहां पर इस पूरी प्रक्रिया में इस देश की आम जनता का जो नुकसान हुआ है उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के गेम पर खेला गया है। यानी देश की जनता को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करके और इसको उस ट्रैप में फंसा दिया जहां पर लोग केवल देश को ब्लैक मनी फ्री करने के लिए, देशभक्ति दर्शाने के लिए इस देश में कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हो गए। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि देश खोखला हुआ, देश कमजोर हुआ, देश के इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको कमजोर किया गया और सने सने ये सारे के सारे सिस्टम को एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करने के लिए काम में लगे। और वह था भारत नहीं, भाजपा। यानी भाजपा सही है और इसलिए उसको मजबूत करने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह लगातार विभिन्न मुद्दों के रूप में जारी है। आगे हम बात करें तो 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके लिए कानून बनाया गया और उसे इंप्लीमेंट किया गया। तब से इलेक्टोरल बॉन्ड लोग खरीद रहे हैं और पैसे आ रहे हैं। बीजेपी के पास लगभग 50%, टोटल का 50% बीजेपी के पास आ रहा है। पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर टीएमसी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस, फोर्थ नंबर पर बीआरएस और इस तरह से विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने पैसे कलेक्ट किए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आया उसकी परतें जब खुली, बड़ी मुश्किल से पूरे तामझाम लगाने के बावजूद जब उस कानून को रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जब वो ओपन हुआ, एक्सपोज हुआ ये पूरा का पूरा सिस्टम, तो देखते ही देखते चीजें ऐसी हुई कि जिन कंपनीज ने कानून के विरुद्ध जाकर के देशद्रोह टाइप के कानून के उल्लंघन के काम किए थे, जिन पर फेमा, ईडी, सीबीआई, आईटी रेड पड़ी थी, उन्हीं कंपनियों ने कुछ एक दिनों के अंदर ही विदिन अ मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ में हजारों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके पॉलिटिकल पार्टीज को दिए। तो ये जो पूरा सिस्टम था उसमें हुआ क्या कि जिन कंपनीज पर रेड डली, रेड पड़ने के बाद वो पैसा अटैच होकर के गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था। मतलब गवर्नमेंट मींस इंडिया के पास, भारत के पास, देश के लोगों के पास, देश के संसाधनों को खड़ा करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए आना चाहिए था। वो पैसा गया कहां? इलेक्टोरल बॉन्ड से एक पैटर्न पता चला कि वह पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और उसमें भी मुख्य रूप से पॉलिटिकल पार्टी कौन सी? बीजेपी के पास। तो यहां पर बीजेपी जो विकास के एजेंडे पर आई थी, सत्ता मिलते ही अपने एजेंडे के विकास पर लग गई। और अपना एजेंडा क्या था? बीजेपी को ताकतवर बनाया जाए और देश के आम लोगों को कंगाल बनाया जाए। मींस देश के लोग कंगाल और बीजेपी मालामाल। और यही तो है इस देश के अंदर अधिसंख्यक जनता को हमेशा से कंगाल बनाए रखने की साजिश। और दूसरी तरफ ये देश सोने की चिड़िया
वो सोना रखा कहां था? महलों में, मंदिरों में और हवेलियों में। और ये चीजें किसके पास थी, किसके अधीन थी? वहीं पर जाकर के लोग धावा बोलते थे। इस देश के लोगों को तो पता ही नहीं था कि वहां क्या है, वहां लोग जाते क्यों हैं, वहां पर लूटपाट क्यों करते हैं। न इस देश के लोगों ने कभी वहां होने वाली लूटपाट के अगेंस्ट में बोला, न वह कभी वहां पहुंचे। उनका तो केवल एक काम था कि वहां पर कुछ न कुछ चमत्कार होता है तो 2 पैसे जो उनकी जेब में होते थे वो भी वहां चढ़ाए थे। और ये देश सोने की चिड़िया बना रहा, और ये एक तरफ ये जो देश है इसकी आम जनता है वो कंगाल बनी रही। स्थिति ऐसी थी कि कौन आ रहा है, यहां राज कौन कर रहा है, कौन नरप कहानी, यानी राजा कोई भी बने, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। किसको फर्क नहीं पड़ रहा? जिनका शिक्षा, सत्ता और संपदा पर अधिकार था। और इस अधिकार के कारण कोई फर्क नहीं पड़ा कौन आया कौन गया, तो वहीं के वहीं रहे। कमोबेश उनकी जो स्थिति थी वो वैसी की वैसी रही, लेकिन आम जनता जो थी वह हमेशा कंगाल बनी। 2019 में जो पुलवामा कांड हुआ उसमें हमारे देश के सैनिक थे, वो मारे गए। क्यों मारे गए? उसका कारण यह था कि उनको शिफ्ट करने के लिए जिस एयरक्राफ्ट की जरूरत थी 4 महीने तक सरकार ने उसके लिए मंजूरी नहीं दी। तो मजबूरन उनको रोड का जो रास्ता था उससे होकर के आने के लिए मंजूरी दी गई। अब अगर हम यहां पर देखें तो जब कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा सकती है, उनके लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल हो सकता है। दिखावे के लिए कई सारी चीजों के लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल हो सकते हैं। विदेश में पढ़ने वाले बच्चे अगर परेशानी में आ जाते हैं तो उनके लिए एयरक्राफ्ट की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो इस देश के 150 करोड़ लोगों को महफूज रखने के लिए सीमाओं पर लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही। मतलब ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश मतलब भारत। लेकिन बीजेपी के लिए हुड़दंग मचाने वाले लोग, उनके लिए हल्ला करने वाले लोग, उनकी बात की हां में हां मिलाने वाले लोग, उनके लिए नफरत फैलाने वाले लोग, और चाहे सच हो या झूठ हो, उन्होंने जो कह दिया बीजेपी ने, भाजपा ने, उसी को सच साबित करने वाले लोग, उसमें भगवान बताने वाले, भगवान ढूंढने वाले लोगों के लिए वो सब कुछ न्यौछावर है, सब कुछ तैयार है। लेकिन इस देश के लिए, इस देश की आम जनता के लिए, देश के संसाधनों के लिए, देश की संस्थाओं के लिए, देश को ताकतवर बनाने वाली चीजों के लिए पैसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि देश कंगाल, भाजपा मालामाल, देश कमजोर हो रहा है, देश की संस्थाएं कमजोर हो रही है, और भाजपा जो है वो ताकतवर हो रही है। अगर हम यहां पर लॉकडाउन की बात करते हैं 2020 में, कोरोना टाइम पर, तो लॉकडाउन के समय इस देश की आम जनता की हालत क्या थी? एक तरफ पूरे देश के अंदर आना जाना बंद कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज, रोड, सारी की सारी व्यवस्थाओं को बंद कर दिया। रहने खाने की व्यवस्थाएं, जो मजदूर वर्ग है इस देश का, जो दूर दराज में जाकर के यूपी और बिहार से पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, ऐसी एरियाज में जाकर के जो मजदूरी करता है, वो मजदूर वर्ग जब वो मजदूरी नहीं कर रहा तो उसके पास खाने पीने की व्यवस्था खत्म हो गई, रहने की व्यवस्था खत्म हो गई। अपने घर बार छोड़ करके दूर गए हुए थे तो अपने घर वालों से मिलने की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। तो उन्होंने जब अपने घर जाने, जब काम कर ही नहीं रहे, तो अपनी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, अपने घर जाने के लिए जो कोशिश की, तो सारे रास्ते उनके लिए बंद थे। हुआ ये कि वो पैदल चल पड़े। महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, पंजाब से, तमिलनाडु से लोग जैसे जो भी व्यवस्थाएं बैठी, और ज्यादातर लोग पैदल पैदल बिहार और यूपी तक पहुंचे।
देश की आम जनता, उसके लिए कोई साधन संसाधन नहीं है। लेकिन यही चीजें बीजेपी की रैली में जाने वाले लोगों के लिए कभी भी पैसों की और संसाधनों की कोई कमी नहीं आती। मतलब विषय सोचने का है। देश की आम जनता कंगाल और भाजपा का समर्थन करने वाले मालामाल। अब हम यहां पर अगर पक्ष और विपक्ष की बात करें, यानी भाजपा और विपक्षी दल, अगर हम इनकी बात करते हैं तो विपक्ष में बैठे हुए हेमंत बिस्व शर्मा वो भ्रष्टाचारी हैं, और जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो स्टार प्रचारक हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जब अशोक चौहान कांग्रेस में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, आदर्श घोटाले के जुर्म में उनको मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ता है। लेकिन वही व्यक्ति जब बीजेपी में आ जाता है तो सारे पद पाप धुल जाते हैं। इसी प्रकार अजीत पवार है जो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी, जिनको बीजेपी ने भ्रष्टाचार का पर्याय माना, वह व्यक्ति जब कांग्रेस गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाता है तो अगले ही दिन उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कहने का मतलब है कि बीजेपी में है तो आप सब कुछ हैं, आप खास हैं, और अगर विपक्ष में है यानी शेष भारत में शामिल है बीजेपी को छोड़ करके, तो आप कंगाल हैं और भाजपा में मालामाल। ये सोचने का विषय है जिसे प्रासंगिक बनाया जा रहा है। विकास का एजेंडा लेकर आए थे और जैसे ही सत्ता मिली तो अपने एजेंडे के विकास में लग गए। पीएम केयर फंड की बात करें तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है, पीएम केयर फंड का तो अता पता ही नहीं है पैसा जा कहां रहा है, किस पर खर्च किया जा रहा है, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक आर्थिक षड्यंत्र का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें कॉर्पोरेट्स के साथ और भी अदर लोगों ने हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में कोरोना से लड़ने के लिए दिए थे। अब इसमें गलत क्या है कि ऑडिट क्यों ना हो जाए? ऑडिट जब सब चीजों की होती है तो पीएम केयर फंड की क्यों नहीं? खर्च किया है, ठीक है, आपको इस बात के लिए तो पैसा ही मिला है कि पैसा खर्च करना है, लेकिन खर्च किस पर किया है, कौन सी गतिविधियों पर किया है? कई देशद्रोही गतिविधियों पर तो ये पैसा खर्च नहीं हो रहा। क्यों ना उंगली उठाई जाए भाजपा पर और उनके देश प्रेम पर कि वो राष्ट्रभक्त है। हमसे देशभक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा सवाल करने वाले लोगों से क्यों ना पूछा जाए कि आप रेड डाल करके और भ्रष्टाचार करते हो, और जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको पकड़ करके जेल में ठूस देते हो। पीएम केयर फंड इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा मुद्दा है जो कि सामने आने वाला है। बात करते हैं हम राम मंदिर की। जब राम मंदिर का केस चला, अवशेष मिलते हैं बुद्ध के, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं बुद्ध के। डॉक्टर बीबी लाल से 1975 से लेकर के और सन 2000 तक राम और उनके वन गमन के सर्किट पर बेस्ड सारी चीजों की खुदाई करवाई गई। तब खुदाई से उन्होंने जो निष्कर्ष निकाल करके सरकार को दिया पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में, तो उन्होंने बताया कि ईसा से 600-700 साल पहले इस देश के अंदर कहीं पर भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को छोड़ करके कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। न चित्रकूट की व्यवस्था मिली, न कोई अयोध्या की व्यवस्था मिली, कुछ भी नहीं मिला। उसके बावजूद इस देश के सुप्रीम कोर्ट से ऐसा निर्णय करवाया जाता है, और वह निर्णय किस बात पे? अवशेष बुद्ध के, मंदिर राम का। क्यों? क्योंकि अवशेष बुद्ध के मिलते हैं जो
त्राइये इस देश के, भारत का ऐसा महान सपूत जिसने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया, अगर उनके अवशेष मिलते हैं, उनका मंदिर या विहार बनता है, तो ये देश ताकतवर होता है। लेकिन साक्ष्य मिलते हैं बुद्ध के और मंदिर राम का बनता है, तो भारत कमजोर होता है और भाजपा ताकतवर होती है, और ये यही कर रहे हैं। हर तरफ जो कोशिशें चल रही है उस पर अगर पैनी नजर डालें तो यहां पर एक मुख्य बात जो निकल करके आती है, उसमें यह देश और देश का आम तबका जो है वो कमजोर होता है और भाजपा जो है वो ताकतवर होती है, और इसके लिए ही केवल प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो वो इस देश के प्रधानमंत्री बहुत कम और भाजपा के प्रधानमंत्री अधिकांश समय पर नजर आते हैं। देश की जनता के लिए काम करना और भाजपा को जिताने के लिए काम करना, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। अपने 18 घंटे काम करने का जो सारा का सारा जो काम है वो किसके लिए किया जा रहा है? देश कंगाल और भाजपा मालामाल, यही एक उद्देश्य है। और यहां पर अगर हम लास्ट में दोबारा से बात करें, इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो एक्सपोजर आया है, जो एक्सपोज हुई है भाजपा उनकी टीम, उससे ये तो पता चला कि दादागिरी करके, और दादागिरी कैसे, सरकारी संसाधनों की ताकत से, सरकारी इंस्टीट्यूशंस की ताकत से जो कंपनीज है, चाहे वो फ्रॉड ही क्यों ना हो, उनकी फ्रॉडिंग पर पर्दा डाल करके उनको बंद करने के बजाय, इस देश के लोगों को लूटने से बचाने के बजाय उनको लूटने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और पैसे उनसे उगाई करके बीजेपी के खाते में डलवाए जाते हैं। अब यहां पर देखें, सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें या हेमंत सोरेन की बात करें, उनको जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि दाल में कुछ काला था। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें और इलेक्ट्रल बॉन्ड से निकले हुए रिजल्ट्सों पर अगर ध्यान दें तो यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। और अगर ऐसा है तो क्या इस देश का चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की मान्यता रद्द करने के बारे में सोच सकता है? और अगर नहीं सोच रहा तो फिर इसके बारे में सोच क्या रहा है जो एक्सपोज हो रहा है? कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस देश के लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। एक अलग देश बनाया जा रहा है, भाजपा वाला देश, भाजपा के लोगों के लिए देश, उनको सिक्योर करने के लिए देश। अग्निवीर योजना उसी का एक हिस्सा है जिसमें उन भाजपा के ताकतवर लोगों की सिक्योरिटी के लिए उन लोगों को काम में लिया जाएगा प्राइवेटली। देश चाहे कमजोर क्यों ना हो, देश की सेना कमजोर क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो जो लोग हैं, वो एक षड्यंत्रकारी जो ग्रुप है, उसको कैसे बचाए रखा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो समाज के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर कुटिल मानसिकता रखता हो तो वो उतना ही ज्यादा नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस देश के अंदर ऐसे कुटिल लोगों का एक समूह बना हुआ था जो कि शिक्षित था, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ उनको ही था, और उन लोगों ने इस देश की अधिकांश जनता पर इसलिए नियंत्रण जमाए रखा क्योंकि बाकी लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया था, क्योंकि उस असली ज्ञान से वंचित हो गई थी, और उन्होंने ऐसा ज्ञान उन पर थोप दिया जिसको वो भाग्य समझने लगे। और अब भी दोबारा से अगर इस देश की आम जनता अगर उस तरफ नहीं जाएगी, कोशिश नहीं करेगी, तो ये जो संसाधनों पर जो भाजपा डाका डाल रही है उससे क्या होगा? इस देश के संसाधन खत्म होंगे और भाजपा के संसाधन बढ़ेंगे, जैसा कि पहले होता आया था।
इस देश के संसाधनों में मुख्य पैसा जो था, इस देश को सोने की चिड़िया लोग कौन कहते थे जो बाहर से डकैती करने आते थे और लूट करके माल ले जाते थे, उनका सोने की चिड़िया है। लेकिन सोना किसके पास था? ये आम जनता के पास नहीं था, कि उन कुछ गिने चुने मंदिरों में था, महलों में था और हवेलियों में था, वहां से वो लोग लूट के ले जाते। आज हो क्या रहा है? उसी पैसे को इस देश के लोगों को कंगाल बना करके किसान चिल्ला रहा है, मजदूर चिल्ला रहा है, नौकरी करने वाले लोग चिल्ला रहे हैं, एमएसपी के लिए चिल्ला रहे हैं, ओपीएस के लिए चिल्ला रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको बंद कर दिया गया है, पे कमीशन लागू करना बंद कर दिया गया है। तो यहां पर सोचने और देखने का जो विषय है वो ये है कि देश के संसाधनों में कमी कैसे आ रही है, क्योंकि वो कुछ गिने चुने लोगों के पास इकट्ठे होते जा रहे हैं। और उसका कारण है ब्लैक मनी बढ़ रहा है, जिस पर किसी भी प्रकार का एक शब्द बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं। मोनेटाइजेशन से इस देश को जितना नुकसान हुआ, उसके कारण जो ब्लैक मनी आनी थी वो कहीं नहीं आई, उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। तो यहां पर जो सारा का सारा सिस्टम है वो इस देश को खोखला करने और भाजपा को मजबूत बना करके और इस षड्यंत्रकारी शासन करने का एक तरीका जो है वह ढूंढा जा रहा है। और इसके लिए सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इस देश के अंदर जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वह होना शुरू हो गई, रिवर्स गियर में देश चलना शुरू हो गया। और ये मध्य प्रदेश ने भोपाल जोन से एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया। मध्य प्रदेश में 1 लाख स्कूलों में से लगभग 90,000 स्कूलों को बंद किया जाएगा, केवल 10,000 स्कूल हैं। और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि उन स्कूल्स में सरकार जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, जबकि 15-20 साल से सरकार उन्हीं के हाथ में है। तो पैसा जा कहां रहा है? पैसा, देश का पैसा पार्टी के पास जा रहा है। और पार्टी के लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, एमएलएस को, एमपीस को खरीदने के लिए पैसा काम आता है, लेकिन आम जनता के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए कहीं कोई पैसा नहीं। तो यहां पर भोपाल जोन में एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया, जिसमें 15 किलोमीटर के एरिया में, यानी 7 किलोमीटर की रेडियस में जितनी भी स्कूल्स होगी उन सबको बंद करके केवल एक स्कूल खोला जाएगा और उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि इस देश की आम जनता को पढ़ने के लिए जितनी मैक्सिमम सुविधाएं पॉसिबल हो सकती थी वो देने के बजाय उनकी सुविधाओं को खत्म किया जा रहा है। रोड ट्रांसपोर्टेशन मध्य प्रदेश में पहले से ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, इस देश की जनता को कमजोर करने के लिए जो भी संभव रास्ते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। वापस से देश उसी तरफ जा रहा है जहां से इस देश के महान देशभक्त लोगों ने लड़ाई लड़कर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। ये तो सैल्यूट है एनडीआर का, सैल्यूट है, धन्यवाद है उन लोगों का जिन्होंने इस लड़ाई को, इलेक्ट्रल बॉन्ड को, लड़ाई को यहां तक पहुंचाया, सुप्रीम कोर्ट में ला करके उसको एक नतीजे तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, मिस्टर अनंत हेगड़े, उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा सीटें क्यों चाहिए हमें, क्योंकि उससे हम संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आखिर संविधान को खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ रही है इनको, जब देश का सारा सिस्टम जो है, सारे के सारे आर्थिक संसाधन इन्होंने अपने कब्जे में कर ही लिए हैं, तो फिर देश के संविधान को बदलने की जरूरत क्या है? देश को संविधान को बदलने की जरूरत इसलिए है दोस्तों, क्योंकि कोई पागल व्यक्ति टीएन शेषन की तरह चुनाव आयुक्त बनकर के आ जाए तो फिर ये तो वाट लगा देगा। क्योंकि जब तक संविधान है तब तक संवैधानिक संस्थाएं हैं, और संवैधानिक संस्थाएं हैं तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति जो है, उसमें अगर देशभक्ति का पागलपन काम कर जाए, जैसे हमारे महामहिम चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ जी, तो ये जो काम कर रहे हैं, इनके काम करने के तरीकों से इनको दिक्कत महसूस हो रही है। और ये दिक्कत क्या है? ये दिक्कत इसी बात की है कि हम कुछ भी करें, उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए। मीडिया को पूरा का पूरा खरीद करके इस फर्जीवाड़े के पैसों से उनका मुंह बंद कर दिया जाता है।
तो जिसको जो भी बोलने की कोशिश करता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो देश की आम जनता को एक ऐसी स्थिति में ला करके डालने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर ना किसान कुछ बोले, जितना उगाया जा रहा है उसमें काम चलाओ, अगर कम पड़ रहा है तो आत्महत्या कर लो, हमारे पास तो जो सरकारी कर्मचारी है उनकी पेंशन जो थी ओल्ड पेंशन बंद क्यों कर दी गई कि पैसा नहीं है हमारे पास। जब उनके पास पैसा नहीं है लेकिन इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। हर जिले में इनकी पार्टी के जो कार्यालय है वो 5 स्टार होटलों की तरह कैसे बनते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि देश का पैसा देश के बजाय भाजपा के पास जा रहा है। मतलब देश कंगाल और भाजपा मालामाल। भारत नहीं, भाजपा सही। यानी भाजपा के लिए सारा काम हो रहा है, देश के लिए नहीं हो रहा। और देश का आम आदमी जो है वो इस परेशानी को समझ रहा है और देख रहा है, और इसी के लिए सोचने, समझने, कोशिश करने और लड़ने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।